चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 10 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है लोकतंत्र और विविधता। परिचय देखने पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले और वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। देखते हैं मेक्सिको ओलंपिक की कहानी देखते हैं। तो इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चल रही नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है, और यह 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। और अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं, और वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन क्लॉर्स। ये एफ्रो अमेरिकी हैं और इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था, और उन्होंने जूते नहीं पहने थे और सिर्फ मोजे चढ़ाई। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब है, और स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। और उसके बाद कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी, और अपने इस प्रतीक को और तौर तरीके से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। और काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। और रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या क्लॉर्स और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे और न अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए, और क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने क्लॉर्स और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने के इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दी, और उनके पदक वापस ले लिए गए, और नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। और हाल ही में सेन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया, और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगाई गई। और जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले ने स्मिथ और क्लॉर्स भी थे। यह साइड में है एफ्रो अमेरिकी। क्या है एफ्रो अमेरिकन? अश्वेत अमेरिकन का अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बना कर लाया गया था। उसके बाद अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन देखे, ये 1954 से 1968 तक घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला, जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए एक आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था, और इसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। उसके बाद अश्वेत शक्ति आंदोलन, तो यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला। नस्लवाद को लेकर इन आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था, और इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है।
ये देखिए क्या है कि कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जातियों को भी देखा जाए। और इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रिया सामने आई। पहला है कि अमनदीप कौर यानी सरकारी अधिकारी, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है और अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने जाने के खिलाफ हूँ। उसके बाद ओहिमन है, ये समाजशास्त्री है, जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है इन्होंने कहा था और इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीवन शास्त्रीय होता है और नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को सम्मान मानने जैसा होगा। और उसके बाद अशोक है, ये दलित कार्यकर्ता है, इन्होंने कहा कि किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है और नस्ल विशुद्ध रूप से जीवन शास्त्री नहीं है और यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है और इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। ये दोनों बच्ची कहती है कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती है। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? देखते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसे भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को भी देखा और उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में भी यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद है। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है और इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप से सामने आती है। उसके बाद सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति देखें। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता है और हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय का सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं और हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग होता है और इन्हीं की शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग होती है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है और कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं और हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपने पसंद से करते हैं और इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं है। और हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती और सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उससे में कॉलर्स और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे और जबकि नॉर्मल श्वेत थे और इन तीनों ने एक समानताएं थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, यानी दोनों एफ्रो अमेरिकन भी थे। और उसके बाद अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें और एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते और क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं और इन प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है और इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं और दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव देखें तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक
एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब है, बेघर है और भेदभाव का शिकार है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है और उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकते हैं। और उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें। दोनों ही ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के खेमे में बटे हैं और उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है और नीदरलैंड के वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है और जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। और आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है और ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं और उनके अपना अलग अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है और इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुल संस्कृति हो गए हैं। समरूप समाज क्या है? तो इसका अर्थ है कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभाजन ज़्यादा गहरी नहीं होती है, उसे कहते हैं। उसके बाद ये है इमरान 10वीं कक्षा में एक कहानी दिया है। इमरान 10वीं कक्षा में कक्षा के सेक्शन बी की छात्र है और वह 12वीं कक्षा के छात्रों की विदाई पार्टी के लिए तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है और पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो-खो टीम की तरह से 10वीं कक्षा के सेक्शन अ की टीम के खिलाफ मैच खेला था और वह बस से घर आती है और उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। इमराना उनमें से भी हिली मिली है और इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। इमराना के पिता उनकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। ये है, क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वह क्या है, और स्कूल में वह क्या है। उसके बाद देखिए सामाजिक विभाजनों की राजनीति। देखें सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। और पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोट लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है और इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन जाता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है और ऐसा कई देशों में हो चुका है। परिणाम का दायरा देखें। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं और ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कठोरता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा है और जहाँ यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई की है, पर वह
इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में पूरी तरह बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्ट हैं और जबकि 44% लोग रोमन कैथोलिक है और कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। और प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेड हो देश है। और उसके बाद यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। और 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की गई। और उसके बाद यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ और वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया है। और ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये है इसके बारे में देखें, बुल्गारिया, रोमानिया या भारत देखें। तो गणेश कहानी के हिसाब से गणेश विदेश घूमने आया था और वह महाश्वेता को बता रहा है कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। और उनमें योरदान का मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी, और रोमानी लोगों के बारे में उनसे ये बातें कही थी कि नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं और किसी के परिवार में किसी को ज़रा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल में आ जाते हैं। और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं है और वे जोर जोर से बोलते हैं और सिगरेट पीते हैं। चारों ओर खाक, राख और सिगरेट के टुकड़े फेंक देते हैं और तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। और धैर्य तो उनमें होता ही नहीं, वे हमारे डॉक्टर को परेशान करते हैं और उनके साथ उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। उसके बाद दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह ही नहीं होते और उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। अब जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं और इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज करवाते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा। और गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। और जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और उनके पास डॉक्टर या नर्स को देखने के लिए एक भी पैसा नहीं था और वह अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। और आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, और उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। और जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। और सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। और डॉक्टर हमें अपने कैबिन के सामने इंतजार कराते रहे। और एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कराओ। और निश्चित रूप से मेरे शरीर में बदबू नहीं आ रही थी और गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगती थी और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। और सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की थी और मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। और महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है, यह तो खैर रोमानी लोगों की दस्ताना है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित यानी
यानी जरायाम पेशा लोगों के साथ ही व्यवहार तो होता ही है। और क्या आपको महाश्वेता की बात सही लगती है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें करते हुए सुना है जैसे योरदान कांता और मोद्रुजैनी कह रहे हैं? और अगर हाँ तो जरा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती है तो कहानी कैसी होगी? और क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसे ही आचरण करें? फिर अपने आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारे टॉपिक था सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में। और इसमें हम दिख रहे थे परिणाम का दायरा दिख रहे थे। इसमें फिर देख लेते हैं उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले तो इसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। और ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय में हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। और यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई है। और उसके बाद 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, और उसके बाद जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती हैं और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। और मुख्यतः कैथोलिक बहुल है और प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। और क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, और उसके बाद यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। और 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। और उसके बाद यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ और वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गई। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन न हो। और अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होना चाहिए। और पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। और हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल की अख्तियार करते हैं। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों में अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। और विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों को उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, और इसी के तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। और कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान केंद्रित करती है और उसी के हित में राजनीति भी करती है। पर इस सब की रणनीति देश के विखंडन में नहीं होती है। 3 आयाम देखें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर होता है। और पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुल स्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं और जब कोई समस्या नहीं होता। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियमाई ही मानते हैं और भले ही वे डच या जर्मन बोलते हो, और इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं और वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं और फिर किसी क्षेत्र, प्रदेश, भाषा, समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल
श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए ही मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। और उसके बाद यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव है। और उसके बाद तीसरी चीज़ यह है कि सरकार का रुख, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। और ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। और इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलाना चाहिए। और लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक समान बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह और हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं जो सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। और राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। और इसी के चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत हो जाती है। और पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं होता है। और जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय में संघर्ष भी करना पड़ता है। और ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं और उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसे गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेती है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। और इतिहास बताता है कि ऐसे तमाम गड़बड़ियों को पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है।